हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और हम कर रहे हैं क्लास 7th की बुक हमारा पर्यावरण। इसके 3 चैप्टर हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी वायुमंडल क्या है? वायु की वो चादर, वो लेयर जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है, जिसमें हम सांस लेते हैं, तो वो क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यानी वायुमंडल क्या करता है? हमें सांस लेने के लिए वायु देता है और सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, हानिकारक होती हैं जो हमारे लिए, उनसे भी हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। यानी सूर्य की गर्मी से भी ये हमारी रक्षा करती है और रात के समय ठंड से जम सकते थे। यानी पृथ्वी के चारों ओर अगर ये चादर ना होती, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार में, तो इसके चारों तरफ यहाँ पे वायु का एक आवरण पाया जाता है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। जब सन से रेडिएशन आती है तो ये इनको सभी को पृथ्वी के ऊपर आकर ये नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं ये इनको हवा के जो कण है यहाँ पे, वो इनकी गर्मी को वायुमंडल में ही रोक लेते हैं, जिससे हम इसकी ज़्यादा गर्मी से बच जाते हैं। और कुछ न कुछ इसकी जो यहाँ से रेडिएशन है वो यहाँ से परावर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती हैं। अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता तो ये सारी की सारी किरणें जो पृथ्वी से टकराकर वापस जा रही हैं, तो ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती और जिससे पृथ्वी पर रात के समय ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो अब जब रेडिएशन पृथ्वी पर आ रही है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, उनको हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, वो क्या कर लेती है? उन किरणों को यहाँ पे रोक लेती है, यहाँ पर आवरण बना के। इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है और जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में इतनी गर्मी बनी रहती है कि रात के समय ज़्यादा ठंड नहीं हो पाती। तो इसलिए वायुमंडल हमारे लिए क्या है? एक सुरक्षात्मक आवरण का काम भी करता है। अतः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है जिसने। यानी हम पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे हैं, जीवित रह रहे हैं, इसके लिए हमारा वायुमंडल भी क्या है? वायुमंडल ही हमें इस योग्य बना रहा है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। आगे है वायुमंडल का संगठन। यानी हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है और उन गैसेस का परसेंटेज कितना है। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हो, इसमें नाइट्रोजन 78% है हमारे वायुमंडल में और ऑक्सीजन 21%। बाकी जो है आर्गन है जो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य जो गैसेस हैं, बाकी गैसेस, वो है 0.04%। तो ये हमारे वायुमंडल का संगठन है कि इसमें गैसेस कितनी कितनी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। यानी ये ऐसी गैसेस हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हमारी हवा में मौजूद है, जिनमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं इस चित्र में। यहाँ पे नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। यानी हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस।
जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, लेकिन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन भी कुछ ना कुछ उस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके हमारे अंदर चली जाती है फेफड़ों में, और फिर उसे हम बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि पौधे सांस नहीं लेते, उनको किसी गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती। पौधे भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं और उनको नाइट्रोजन गैस की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो सीधे इसे वायुमंडल से नहीं लेते। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जैसे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है एक लेगुमिनस प्लांट की जो जड़ों में पाया जाता है, तो ये वहाँ से क्या कर लेता है? नाइट्रोजन को ले लेता है, जितनी इसको पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है, यानी हमारे वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी हरे जो पौधे होते हैं उनमें एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो क्या बना लेते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं और उसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? सांस लेने के लिए कर लेते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ताकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहे। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यानी पौधे कौन सी गैस लेते हैं वायुमंडल से अपना भोजन बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। यानी वो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेते हैं। और जो मनुष्य हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर ही है। यानी जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतनी ही जो पौधे हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, और जिससे हमारी पृथ्वी पर क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है, क्योंकि कोयला और खनिज पदार्थों को जब हम खनिज तेल इन ईंधनों को जब हम जलाते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में छोड़ी जाती है, रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से ही हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या है? पहले से बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ यह आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। उससे हमारी पृथ्वी का जो जलवायु है, मौसम है, उसमें भी परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन ज़्यादातर अवांछनीय ही होते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होते। जैसे अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उससे क्या होगा? जो ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े वहाँ पर नदियाँ हैं, महासागर हैं, तो वो पिघल जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर क्या होगा? जल के लेवल में बढ़ोतरी होगी, है ना। और जो समुद्र के आसपास जो शहर हैं, तटीय क्षेत्रों में, वो उनके डूबने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
आगे है वायुमंडल की संरचना, यानी हमारे वायुमंडल में कौन कौन से मंडल प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी परतों में हमारा वायुमंडल विभाजित है। जैसा कि इस चित्र में हमें दिखाया गया है, वायुमंडल की कौन सी परतें होती हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ये हमारे वायुमंडल की परतें हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो पढ़ते हैं इनको। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। देखो, और ये परतें सबसे पहले पृथ्वी की सतह से ही आरंभ होती है। अगर यहाँ पे हमारी पृथ्वी की सतह है तो सबसे पहली परत कौन सी आएगी? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो इन 5 परतों में हमारा वायुमंडल विभाजित है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। यानी ये यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की हाइट तक क्षोभ मंडल प्रेजेंट है और ये सबसे निचली परत है हमारे वायुमंडल की। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी इसी मंडल में हम रहते हैं और इसमें हम अपनी सांस लेने की क्रिया करते हैं। इसी मंडल से हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर ही होती है, यानी जो बादल होती है, वर्षा, वो सारी की सारी इसी मंडल में होती हैं। उसके बाद है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली जो परत है वो क्या है? समताप मंडल। और जैसे कि आप देख रहे हो फिगर में, समताप मंडल में ही हवाई जहाज हैं जो वो उड़ान भरते हैं और ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है। ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही रक्षात्मक आवरण का काम करती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का काम करती है। ये विकिरणें हमारे लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए वो इसको यहीं पे रोक लेती हैं इस मंडल में, समताप मंडल में, और उसको नीचे क्षोभ मंडल में नहीं जाने देती जहाँ पर हम सांस लेते हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, यानी इस मंडल में बादल और मौसम संबंधी घटनाओं का अनुमान हम नहीं लगाते, वो सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। आगे है, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, यानी हम समताप मंडल के अंदर हवाई जहाज है जो उनको उड़ा सकते हैं। और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन गैस की परत। और यह परत क्या करती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है, यानी जो पराबैंगनी विकिरणें सूर्य से आती हैं ये इनको रोक लेता है। आगे है मध्य मंडल। मध्य मंडल है यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर ही होती है और लगभग 80 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। देखो, सबसे पहले 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल था, 13 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल और 50 से 80 तक पाया जाता है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं, यानी अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्कापिंड हैं जो ग्रहों के टुकड़े हैं छोटे छोटे, तो वो जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो अगर ये परतें नहीं होंगी तो वो सीधा पृथ्वी से आके टकरा जाएंगे। लेकिन ये परतें हैं तो इन परतों में जब वो इनके अंदर प्रवेश करता है उल्कापिंड, तो घर्षण की वजह से उनमें अपने आप ही आग लग जाती है और वो नीचे यहाँ तक आते आते जलकर ख़त्म हो जाते हैं और वो हमारे क्षोभ मंडल में या पृथ्वी पर नहीं आ सकते। तो ये भी हमारे लिए क्या कर रहा है? एक रक्षा मंडल का काम कर रहा है मध्य मंडल भी। आगे है बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में
बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि देखो पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, वायु थोड़ी पहले से कम है। अगर वायु कम है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाह्य वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का भाग है। इस परत को हम आयन मंडल भी कह देते हैं क्योंकि वो इसी में ही पाया जाता है। इस तरह 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 80 से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। और इस मंडल के अंदर रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है, यानी जो रेडियो वेव्स हैं वो इसी मंडल से होकर के रिफ्लेक्ट होती हैं और पृथ्वी तक पहुंचती हैं। जो रेडियो का प्रसारण होता है उसमें रेडियो वेव का यूज़ होता है, तो इसलिए रेडियो वेव कहाँ पर जा सकती हैं, बाह्य वायुमंडल से उनका संचार होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर क्या हो जाती हैं, परावर्तित, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वो। जैसे अगर ये पृथ्वी है और यहाँ पर कोई रेडियो का प्रसारण हम कर रहे हैं और इस भाग में बैठा कोई भी व्यक्ति उस रेडियो के प्रसारण को सुन सकता है। कैसे? क्योंकि हमारी वायुमंडल में ये जो परतें बनी हुई है, ये जो हमारा बाह्य वायुमंडल है, यहाँ से रेडियो वेव का प्रसारण होगा, यहाँ तक जाएगी वो और दोबारा से परावर्तित होकर उन स्टेशंस तक पहुँचेगी जहाँ पर हम रेडियो का यूज़ कर रहे हैं। आगे है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। जैसे कि हमने इस चित्र में देखा था, बाह्य वायुमंडल के बाद जो अंतिम परत है हमारे वायुमंडल में वो क्या है, बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायु की सबसे पतली परत है, यानी यहाँ पर वायु बिल्कुल ही कम है, विरल है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, यानी इस वायुमंडल की इस परत में सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में, और वायु दाब और पवनें कितने प्रकार की होती हैं, स्थानीय पवन कौन सी होती है, मौसमी पवन, स्थायी पवनें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।